हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी प्रश्न आएंगे यह क्लास आप देख लेते हैं तो इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि यह जो क्लास मैं आपको करवाऊंगा बीपीएससी अभी तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई है सबका प्रीवियस ईयर विथ एक्सप्लेन के साथ यह क्लास आपके लिए रहेगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में यह खास बात है कि अगर आप एक प्रश्न को जब पढ़ेंगे और उसका आंसर पढ़ने के बाद जब उसका एक्सप्लेन देखेंगे ना तो आपको उससे कम से कम 2 से 3 प्रश्न और उससे आपका क्लियर हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको 132 प्रश्न तक करा दिया था, एक पार्ट हो चुका था कंप्लीट। मैंने कहा था कि इसको मैं 2 से 3 पार्ट में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर करूंगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, पहले आप जाके वो देख लीजिए, उसके बाद यह वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, टीआरई 4 में मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी प्रश्न बनेंगे आपका यहाँ से 100% बन जाएगा, क्योंकि बीपीएससी ज़्यादातर अपना एग्जाम में प्रीवियस ईयर को ज़्यादा फॉलो किए। मैं आपको एक दिखाऊंगा एक प्रूफ के साथ, 1 से 2 दिन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें से ज़्यादातर प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। 132 तक मेरा क्लास कंप्लीट हो गया था, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? तो यह किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन ने। इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में पढ़ने के बाद फ्रेंड्स यह होता है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आप उसको एक्सप्लेन में पढ़ने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि यह किसने लिखा और क्यों बोला था, क्या तथ्य था बोलने के पीछे। और एक प्रश्न में आपको कम से कम 3 से 4 प्रश्न क्लियर होगा। जैसे मैं देखिए आपको बता रहा हूं इसमें, अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन के कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया। फ्रेंड्स, इसी तरह का प्रश्न आप भी जब पढ़िएगा तो ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आपके पास बुक है तो बुक में भी जब आप पढ़िएगा तो इसे कोई भी प्रश्न पढ़िए, उसके बाद इसका डिटेल वाला जरूर एक बार आप देख लीजिए। जो जिसको समझ में लगता है कि ये मुझे प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो किस वायसराय के काल में यह हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में शुरू हुआ था। इसका डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया था। फ्रेंड्स, आपका एक प्रश्न यहां से और बनता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आपको एग्जाम में पूछेगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था या कब लाया गया था? तो 1878 ईस्वी में। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड लिटन के काल में यह पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीआरई 4 में यह प्रश्न आने की प्रबल संभावना, इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो अधिकतम नरमपंथी नेता कहां से थे? शहर से थे कि ग्रामीण से थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहर से थे। नरमपंथी नेता ज्यादातर शहरी क्षेत्रों से थे। अब देखते हैं नरमपंथी नेता में कौन कौन थे। इसलिए मैं कह रहा हूं फ्रेंड्स, घटना चक्र जो आप किताब पढ़िएगा ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेन मिलेगा और एक्सप्लेन के साथ साथ आपको उसमें दिखने को मिलेगा जैसे नरमपंथी नेता कौन थे आपको अभी पता नहीं होगा।
इसी में जब आप इसका डिटेल में पढ़िएगा, जैसे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा नरमपंथी नेता कौन थे। चलिए देखते हैं। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता तथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और दिनसा वाचा, वोमेश बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। फ्रेंड्स देख लिए कौन कौन नेता थे, एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला है यहां पे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनानाथ वाचा, वोमेश बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। ये नरमपंथी नेता थे। आगे, इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। फ्रेंड्स आपका एक प्रश्न यहाँ से और बनता है, एग्जाम में आपको प्रश्न आएगा कि यह कथन किसका है कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, तो यह किसने कहा था? तो यह फिरोज शाह मेहता ने कहा था। आपका ये एक प्रश्न यहाँ से बन गया। तो फ्रेंड्स मैं जो बोलूँगा आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट करिए, जो मैं आपको नोट करने वाला हूँ आप नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके लिए, जब एग्जाम आएगा तो शॉर्ट रिवीजन के लिए ये बेस्ट आपका नोट्स बना हुआ रहेगा अभी से। आगे, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। आगे देखते हैं, निम्न में कौन उपग्रंथी नहीं था? तो कौन नहीं था? तो इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए फ्रेंड्स, है ना, ये पूछा गया प्रश्न, बार बार मैं कह रहा हूं कि एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। जैसे ये प्रश्न है कि बीपीएससी पीआरई प्री में 2000 में पूछा गया था, 44वां बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। इसी तरह प्रश्न, ये वाला प्रश्न कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री में 5 से 6 बार पूछा गया है। इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगर आप कोई बुक नहीं पढ़ते हैं, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ते हैं, या क्रॉन लूसेंट कोई बुक आप नहीं पढ़ते हैं, अगर आप सिर्फ घटना चक्र बुक पढ़ लेते हैं बीपीएससी पूर्वालोकन वाला, तो आपका जीके जीएस से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। अब फ्रेंड्स इसका डिटेल में पढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंधित थे। वह संभाव और मृदु न्याय प्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के भंडारों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। तो फ्रेंड्स आपको एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने 1889 ईस्वी में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। 1857 ईस्वी में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेलबी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1902 में वह बंबई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में लिए नियुक्त चुने गए। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं कह रहा हूं जब आप बुक आप पढ़ते हैं तो आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन के साथ भी पढ़िए। सारा प्रश्न पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर आपको जिस प्रश्न में लग रहा है कि नहीं ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं, उसका सिर्फ एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। आपको उसका जब एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा तो उसमें आपसे 1 से 2 प्रश्न आपको एग्जाम में क्लियर होने का बहुत ही संभावना रहेगा। आगे, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह किसने की थी? तो आपको याद रखना है यह ऑप्शन सी है, गोपाल कृष्ण गोखले। ये फ्रेंड्स VVI आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रेंड जिस प्रश्न में मुझे लगेगा कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी करा देना चाहिए तो मैं करा दूंगा, क्योंकि ये प्रश्न उतना एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। ये आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। आगे,
1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। फ्रेंड्स, ये सब प्रश्न पूछता है, आप इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। 1 से 2 प्रश्न आपको टीआरई 3 में भी यहां से पूछने को मिला था। ये वाला प्रश्न जो है टीआरई 3 का जब एग्जाम हुआ था तो जो कैंसिल हुआ था मार्च में, ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री का कम से कम 18 से 20 प्रश्न का वेटेज रहता है। इसलिए आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको यहीं से ज़्यादातर नंबर देखने को मिलेगा। आगे, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो यह किसके बारे में कहा था उन्होंने? तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। आगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, तो कब आया था? तो 1906 के बाद। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आंसर इसका हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब? कब जाने लगे ये? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके बारे में हम लोग एक बार डिटेल पढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो कौन सा नेता गर्म दल से संबंधित था? तो गर्म दल से था ये, और ऑप्शन ए अरविंद घोष। आगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको प्रश्न, ये वाला प्रश्न आपको टीआरई 3 में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये वाला प्रश्न टीआरई 1 में भी आया था और आपको टीआरई 4 में भी देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1906 में। फ्रेंड्स, आप किसी भी क्लास का तैयारी करें, पीआरटी से लेके पीजीटी तक में, सभी के लिए यह इंपॉर्टेंट क्लास है। ये आप नहीं सोचिएगा कि ये मेरा क्लास नहीं है, हम पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं फिर हम पीजीटी में नहीं आएगा। ये हो सकता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन है प्राइमरी में ज़्यादा है और 6 to 8 में जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है उसका मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न ज़्यादा है। लेकिन फ्रेंड्स, जिसका जनरल पेपर है 40 नंबर का, उसको भी तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि बिना मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े वो एग्जाम उसका क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। या कोई भी ना समझे कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हम मुझे नहीं पढ़ना। एग्जाम में फिर आपको पता चलेगा, रियलाइज करने से कोई फायदा नहीं होगा कि काश पढ़े रहते। ये काश वर्ड आपके नज़र में नहीं आना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ अभी टाइम है, पढ़ लीजिए। और ये भी मत सोचिए कि बहुत टाइम है, इसलिए मैं आपको कंटिन्यू क्लास करा रहा हूँ कि पहले कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको सिर्फ रिवीजन करवाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो किसे नहीं जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो कौन सी पद्धति थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा वामनभद्र आंदोलन। आगे, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो शेरे पंजाब किन्हें बुलाया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी आपके लिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अभी मैं जितने भी आपको क्लास अभी करा रहा हूँ ज़्यादातर इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा यहाँ से। इसलिए फ्रेंड्स मैं कह रहा हूँ कि क्लास जितना भी मैं करा रहा हूँ आपको टीआरई 4 से रिलेटेड सारा मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न ही करा रहा हूँ, कोई फालतू चीज़ मैं आपको नहीं करा रहा। इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा मत पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन बार बार पढ़िए। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ
कि ज़्यादा बुक पढ़ने से बेटर है कि एक बुक को बार बार पढ़िए। और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि TRE 4 का जो आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, मेरे पढ़ाया गया जितने भी मैंने क्लास पढ़ाया, मैं आपको बाद में रिव्यू दूंगा कि इससे आपको एग्जाम में कम से कम 50 से 70% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप ये बात अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा, आप TRE 3 और TRE 2 का प्रश्न उठा के देख लीजिए, NCERT से कितना प्रश्न पूछा गया। जो क्लास में अभी करा रहा हूँ, इस क्लास से आपको वहाँ का प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता था। आगे, अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? तो यह कौन संबंधित है? इसका आंसर है BD सावरकर। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो आपको इसका ईस्वी याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा 1908। आगे, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो समाचार पत्र जो राष्ट्रवादी नहीं था वो कौन सा था? इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। आगे, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यह कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यंग इंडिया। फ्रेंड्स, मैं यंग इंडिया के बारे में आपको थोड़ा इसमें डिटेल में आपको पढ़ा देता हूं। आपको यहां से प्रश्न ज़्यादातर देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। आपको एग्जाम में प्रश्न अगर आया कि यंग इंडिया जो थे वो पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो आपको याद रखना यह महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसमें सही संयोजन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? यह कथन किसका था? तो फ्रेंड्स, यह कथन था बाल गंगाधर तिलक का। फ्रेंड्स, आप मोस्ट VVI आप इसको लिख सकते हैं। ये वाला कथन वाला रिलेटेड प्रश्न आपको TRE 4 में मैं कहता हूँ, मुझे जहाँ तक BPSC को, मैं अभी BPSC का पैटर्न को मैं जानता हूँ, मुझे लगता है ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो आपको एग्जाम में प्रश्न का आंसर मारना है बाल गंगाधर तिलक। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। देखिए फ्रेंड्स, ये दोबारा प्रश्न आपको देखने को मिला ना। ये देखिए 65वें BPSC प्री में 2019 में पूछा था, और इससे पहले देखिए कहां पे पूछा था, 53वां और 55वां BPSC प्री में 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको यहीं से प्रश्न ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसे में कोई भी, मैं जितने भी मैं क्लास आपको करा रहा हूँ, कोई फालतू क्लास मैं आपको नहीं करा रहा। जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो एग्ज़ाम में प्रश्न आने के लिए प्रबल संभावना है, बस मैं वही आपको क्लास करा रहा हूँ। क्योंकि टाइम ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम है, मैं आपको कुछ भी पढ़ा दूँ, बाद में बोलूँ कि ये मत पढ़िए, वो मत पढ़िए। मैं बस अभी जितना आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं स्पेशल TRE 4 के लिए ही आपको पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पर, और कुछ नहीं। इसलिए फ्रेंड्स, मैं जितना कह रहा हूँ बस उतना करिए। आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो आप मुझे कहिएगा।
और फ्रेंड्स बहुत सारे कैंडिडेट मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर TRE 4 में 6 to 8 9th 10th PGT के लिए जनरल पेपर 40 नंबर का आता है, वो मुझे आप करा दीजिए। तो मैं दोस्तों मैं उन सभी को कह रहा हूँ कि ये जो क्लास आप कर रहे हैं, ये क्लास से भी आपका 40 नंबर क्लियर हो जाएगा। 40 नंबर में क्या प्रश्न पूछता है? जनरल पेपर रहता है, मॉडर्न से रहता है, प्लस पॉलिटी से रहता है, हिस्ट्री से रहता है, कुछ साइंस से रहता है। तो ये जितने भी मैं क्लास आपको करा रहा हूँ, आप इसी को अच्छे से कर लीजिए, आपका एग्जाम में प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। और रही बात 40 प्रश्न की, तो मैं आप लोगों के लिए वो स्पेशल क्लास शुरू कर दूंगा, जो स्पेशल वो 40 नंबर जनरल पेपर लोगों के लिए होगा। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, बस अपने पढ़ाई पे फोकस करके अभी पढ़िए और इधर उधर मत जाए। ज़्यादा नोट्स के पीछे आप नहीं जाइएगा। कोई भी आपको नोट्स दे दे कि नहीं ये मेरे नोट्स पढ़ लो, नोट्स में मत जाइए। एग्जाम में क्या पूछता है बस वो पढ़िए। ज़्यादा पढ़ने के लिए तो बहुत है, विद्वान नहीं बनना है आपको। एग्जाम में बस अपना एक सीट कन्फर्म करना है। विद्वान पूरा लाइफ आपके पास पड़ा हुआ है विद्वान बनने के लिए। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। तो याद रखिएगा इसको। आगे, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टुटगार्ट में। आगे देखिए, इन्हीं के बारे में कितना प्रश्न कंटिन्यू पूछा गया है। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टुटगार्ट। कंटिन्यू ये प्रश्न आपको मिला ना, 56वां BPSC 59वां BPSC प्री में 2015 में पूछा गया प्रश्न, और यही प्रश्न यहां पे पूछा गया है। देखिए 2020 में भी ये प्रश्न पूछा गया आपको। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रीवियस ईयर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं कोई बुक, तो प्रीवियस ईयर BPSC पूर्वालोकन का बुक आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका GK GS से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। आगे, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। आगे, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूं, ये जो प्रश्न है फ्रेंड, इसका मैं एक्सप्लेन आपको जब करूंगा, इसमें आपको 3 से 4 प्रश्न आपको अभी मैं पूरा समझा दूंगा, इससे भी 4 प्रश्न निकलेगा। चलिए दिखाते हैं आपको। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1950 को माफ करिएगा फ्रेंड्स, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। तो फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो उसमें ईस्वी पूछेगा, तो 1905 मारना है आपको। और यह बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को। तो याद रखिएगा इसको। आगे, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में एक प्रश्न और बनेगा कि बंगाल विभाजन किसने किया था? तो यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह बंगाल विभाजन हुआ था। और जब यह बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था और कब किया था? तो ये पहले किया था 1911 ईस्वी में। और किसने किया था, चलिए मैं आपको डिटेल में पढ़ के बता रहा हूं। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को नए एक प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया।
उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इतना प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यही था कि ऑप्शन बी, स्वशासन सुनिश्चित करना। आगे, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि सारा सही है। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। आगे, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत ने ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा। यह किसने लिखा है? तो यह किसने लिखा है? तो यह लिखा है ऑप्शन सी, W हंटर ने। तो याद रखिएगा, आपसे ये कथन से रिलेटेड आपसे एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीपीएससी अभी तक में एग्जाम जितने भी कंडक्ट कराती है उसमें कथन से रिलेटेड प्रश्न आपको 1 से 2 प्रश्न अवश्य रहेगा। आगे देखते हैं, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो कब हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1924 को। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। इसमें पूछ रहा है घोषणा की गई, प्रभावी के बारे में नहीं कि लागू हो गया। तो घोषणा कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1905 को। करजन वैली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? फ्रेंड्स, ये टीआरई 3 में जो जुलाई में एग्जाम हुआ जिसका रिजल्ट अभी आया, ये टीआरई 3 में प्रश्न पूछा गया है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। अगर आपको विश्वास ना हो, जो मैं एनसीईआरटी किताब को जो करा रहा हूँ उसमें यह प्रश्न मैंने आपको दिखाया है। जो एनसीईआरटी का जो मॉडर्न हिस्ट्री का मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अभी, उसमें यह प्रश्न आपको बता दिया था कि टीआरई 3 में यह प्रश्न पूछा गया है। और अगर फ्रेंड्स मैं टीआरई 3 का एक वीडियो एनालिसिस किया हूँ, वो वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि कितना टीआरई 3 में एनसीईआरटी बेस्ड से क्वेश्चन पूछा गया था। और फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है डायरेक्ट टीआरई 3 में पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा। करजन वैली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड मदन लाल ढींगरा को दिया गया था। आगे, मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या है? इसका मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड की रिपोर्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आपको बताना है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी माउंटेन चम्सफोर्ड। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखकों का लेखक कौन था? तो इसका लेखक कौन था? इसका लेखक था ऑप्शन ए, अरविंद घोष। आगे, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो काकोरी ट्रेन जो डकैती हुआ था उसमें किसको फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को, अशफाक उल्लाह को और राम प्रसाद बिस्मिल्लाह को। आगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेता में एक थे, तो ये कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगत सिंह। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। तो यह किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगुरु ने। फ्रेंड्स,
ये आप BVI लिख सकते हैं अपने कॉपी में। हो सकता है आपको यह प्रश्न इस बार TRE 4 में देखने को मिल सकता है। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे? तो आपको अभी मैं जस्ट पढ़ाया हूँ। सूर्यसेन नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद नहीं थे, सरदार भगत सिंह नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह नहीं थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा राजगुरु। आगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो यह नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इकबाल, MK गांधी और भगत सिंह और SC बोस। तो इसका नारा दिया था इनकलाब का, तो ये भगत सिंह ने दिया था। आगे, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 मार्च 1931 को। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था और राजगुरु तथा सुखदेव को भी, तीनों को साथ साथ ही फांसी दिया गया था। अगर आपको प्रश्न एग्जाम में पूछेगा सुखदेव को फांसी कब दी गई, तो उसका भी डेट यही होगा, 23 मार्च 1931। नेक्स्ट, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था उसकी उम्र कितनी थी? तो आपको बताना है। इसका आंसर 21 साल से थोड़ा ज्यादा था। आगे, अनुशीलन समिति थी तो क्या थी? ऑप्शन डी, एक क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति थी। उन्नीस 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सचिंद्र नाथ सान्याल। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। और एग्जाम के टाइम में शॉर्ट, देखिए फ्रेंड्स, खुद का बनाया हुआ नोट्स किसी भी टीचर से बेटर होता है, क्योंकि आपको पता रहता है कि इस नोट्स में मैंने कहाँ पर क्या लिखा है। और वही एग्जाम के लिए आपके लिए, जब एग्जाम आपका नज़दीक रहेगा तो शॉर्ट रिवीजन के लिए वो सब नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वैसे तो मैं अपना टेलीग्राम पे सारा नोट्स आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, लेकिन आप खुद का भी नोट्स अपना बनाइए। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, तो ये कब बनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यसेन ने यह बनाई गई थी। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्यसेन इससे संबंधित है। आगे, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये जो प्रतिपादन किसने किया था निष्क्रिय विरोध का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष ने। आगे देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, यानी कि किस वर्ष इसमें पूछ रहा है? तो इसका आंसर आपको बताना ऑप्शन बी, 1913 को। तो फ्रेंड्स, ये भी आप VVI लिख सकते हैं। आपके TRE 4 में एग्जाम में आने का ये प्रश्न बहुत ही, मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न आपको कम से कम एग्जाम में 70 से 80% मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो यह था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, ऑप्शन सी। आगे, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैं जितने भी प्रश्न आपको करा रहा हूँ ये आपके BPSC TRE 4 को एग्जाम को देखते हुए मैं करा रहा हूँ, और एग्जाम में आपका प्रश्न यहीं से आएगा, इससे बाहर प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप ये लिख लीजिए, और आपको अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालिए और जितने भी मैंने प्रश्न आपको बताया है उससे मिलाइएगा, यहाँ से आपको सारा प्रश्न मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का।
जितने भी एग्जाम हुआ है टीआरई में 1 चाहे रहे, चाहे 2 रहे, चाहे टीआरई 3 रहे, सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछा गया है। स्टूडेंट को पता नहीं रहता है क्या पढ़ना है, बस उसी में स्टूडेंट इधर से उधर, जो दूसरा कोई बोला, जो टीचर कुछ बोल रहा है, आप उसी के बात पे रह के कुछ से कुछ पढ़ने लगते हैं। पढ़िए वही जो एग्जाम में पूछता है। मैं बार बार कहता हूँ, पढ़ना आपको ज़्यादा नहीं, विद्वान नहीं होना, इतना पढ़िए जितना में आपका एक सीट बुक हो जाए। इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाता, उतना ही पढ़ा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में पूछेगा। एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत नहीं है, ना किसी का कोर्स खरीदने की जरूरत है, मैं सारा आपको इसी चैनल पे कंप्लीट करा दूंगा। आगे देखते हैं, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? यह प्रश्न फ्रेंड इससे पहले भी मैंने आपको 2 बार करा दिया। ये जो प्रश्न है काफी बार एग्जाम में पूछा है। अभी तक मैंने आपको 2 से 3 बार ये प्रश्न करा दिया है। इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आगे देखते हैं, देखिए फिर से वही प्रश्न आ गया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? फिर वही बाल गंगाधर तिलक। ये फ्रेंड्स, ये वाला आप प्रश्न को VBI लिख सकते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न आने के का मुझे लगता है जैसा कि बहुत ज़्यादा चांसेस है ये प्रश्न आपको TRE 4 में देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो 1 से 2 बार, 2 से 3 बार आप वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। बस आप हेडफोन लगा कर सुनिए, कुछ मत करिए, बस आप सुनिए, आपको सुनकर याद हो जाएगा। और जो आपके दोस्त का तैयारी करें, दोस्त में भी इसे शेयर करिए कि वो भी इसका भी तैयारी इसका अच्छे से हो जाए। आगे, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की? तो ये किसने कहा था? तो ये ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी ने। आगे, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो यह किसने लिखी थी? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए, CR दास ने इंडिया फॉर इंडियंस किताब CR दास ने लिखी थी। आगे देखते हैं, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। आगे, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो इसे याद रखिएगा आप। (1906) में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो किस लिए की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए। आगे, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो किस नियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, मैं जितने भी प्रश्न आपको करा रहा हूं सारा का सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट, एक भी प्रश्न को आप हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिएगा। आप मेरे बात को सीरियस होकर, अगर मेरे पे आपको ट्रस्ट है तो आप मेरे पे भरोसा रख के आप मेरे साथ पढ़िए। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस मेरे साथ आप क्लास करिए, जितना कहता हूँ उतना ही करिए, और जो जो मैं कह रहा हूँ उसी को फॉलो करिए। आपका एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोग BPSC का पैटर्न को अभी तक समझ नहीं पाए हैं, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ BPSC का पैटर्न को इससे पहले भी मैंने पढ़ाया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ था। इसलिए मैं फ्रेंड्स बार बार कह रहा हूँ कि आप अच्छे से क्लास करिए, और आपको कुछ दिन के बाद और बहुत सारा नोट्स आपको इस ग्रुप में, यानी कि टेलीग्राम ग्रुप में मिलता रहेगा। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न इंपॉर्टेंट, उसको मैं टाइप होने दे दिया हूँ। जब टाइप कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मैं वो सारा नोट्स आपको फ्री में दूंगा, कोई इसका चार्जेस नहीं है।
आपको नोट्स चाहिए, मैं टाइपराइटर को कह दिया हूँ, पूरा नोट्स तैयार हो रहा है, मैं लिख के दे दिया हूँ, सारा नोट्स आपको फ्री में मिलेगा, कोई चार्जेस नहीं। मैं बार बार कहता हूँ आपसे पैसे कोई ज़रूरत नहीं है, 10 रुपये 100 रुपये लेने से कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आप बस अच्छे से तैयारी करिए, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, वही सबसे बड़ा मेरा फ़ी हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको बस ये याद रखना कि एग्ज़ाम में आपको एक सीट कंफर्म करना है, ज़्यादा आपको पढ़ना ज़रूरत ही नहीं है, बाद में पढ़ते रहिएगा नौकरी होने के बाद। पहले आप एक रिजल्ट लीजिए, उसके बाद में विद्वान बनिए, बड़ा बड़ा किताब पढ़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? तो किसका योगदान नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टी.एस. ऑलकॉट का। इसका होम रूल लीग में स्थापना में इसका कोई भी योगदान नहीं था, तो इसे याद रखिएगा आप। आगे, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन। आगे, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो यह कब किया था इस भी पूछ रहा है इसमें फ्रेंड्स, ये भी आप वीवीआई लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917। ये प्रश्न 48वां बीपीएससी और 52वां बीपीएससी प्री में 2008 में ये पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। ज़्यादातर आपको मुझे दिखा रहा हूँ, ज़्यादातर मैं आपको क्या बताया अभी कि ज़्यादातर एग्जाम में प्रीवियस ईयर को एग्जाम में फॉलो किया जा रहा है, ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर का ही है ना, इसलिए कहता हूँ बार बार कि पूर्वालोकन बुक लीजिए और उसको बार बार रट जाइए एकदम। कोई किताब नहीं पढ़ते हैं तो एकदम किताब को, ये पूर्वालोकन किताब एकदम रट जाइए, ऐसा रट जाइए कि आपको पेज नंबर तक याद हो जाए। आगे, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे, बंगाल विभाजन के प्रत्याघातक के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। आगे, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्यारे लाल। आगे, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये कौन सा था भारत में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण। आगे देखते हैं, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्यामलाल दास कॉलेज, भावनगर में। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो यह कौन सा था? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, चंपारण में। ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड, ये ऑप्शन बी यहां पर है, तो इसका आंसर है चंपारण। आगे, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल ने। आगे, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद ने। माफ करेगा फ्रेंड्स, राजेंद्र प्रसाद नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल ने। आगे, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ल। देखिए फ्रेंड्स, ये भी आप वीवीआई लिख सकते हैं। देखिए कितना फ्रेंड्स ये वाला प्रश्न आपको रिपीट मिल रहा है।
प्रश्न वही रहता है, उसका पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। आपको इसका सेंटेंस अलग मिलेगा लेकिन क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है। इसलिए आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा एग्जाम में और आंसर लगाइएगा। आगे, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इसका आंसर हो जाएगा चंपारण। इसलिए मैं कह रहा हूं फ्रेंड, रिपीट क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा एग्जाम में। बार बार मैं कहता हूं कि यहीं से प्रश्न आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा मिल जाएगा। 100% आप लिख लीजिए चीज को, आप मेरे बात पे भरोसा कर आप लिख लीजिए। आपको मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न पूर्वालोकन के बाहर कहीं नहीं जाएगा। मैंने TRE 1, TRE 2, TRE 3 सारा का क्वेश्चन मैं देख चुका हूं, सारा प्रश्न यहीं से आया था। आगे देखते हैं, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो ये भी इसका आंसर भी चंपारण हो जाएगा। देखिए बार बार चंपारण का प्रश्न आ रहा है, तो ये भी आप VVI प्रश्न लिख सकते हैं कि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार में कहां किया था? तो ये चंपारण में किया था। आगे, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी थे। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में यहीं तक रखते हैं और इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा उसमें पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 आपको कंप्लीट करा दिया, ये पार्ट 2 होगा और एक पार्ट में पूरा मॉडर्न कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन प्रेस करने से यह होगा कि आप जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और फ्रेंड्स आप कमेंट करिएगा मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो क्लास है आपको कैसा लगा, आपको अच्छा नहीं लगा तो फिर भी कमेंट करके बताइए, और कहाँ आपको अच्छा नहीं लगा वो भी मुझे आप बताइए जिसमें मैं आगे सुधार कर सकूं आप लोगों के लिए। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और जो आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं TRE 4 का उसमें इसको शेयर करें, दोस्तों में भी शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और फ्रेंड्स आपको स्टडी मटेरियल चाहिए BPSC TRE 4 से रिलेटेड जितने भी क्लास में करा रहा हूँ सबका नोट्स, तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको सारा नोट्स मिलता रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।